नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज जो डेट 27 फरवरी और इस एपिसोड में हम बीते दिन यानी कि 26 फरवरी और 27 फरवरी दोनों दिन की न्यूज़ को कवर करेंगे और इसी के साथ हम एपिसोड की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और कोट है, हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लेकर के आते हैं, पॉजिटिव चेंजेस, तो आपको लॉन्ग टर्म में उसका एक सकारात्मक बदलाव अपने अंदर देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अब हम देखेंगे पिछले अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न था, केरल पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 2 अक्टूबर या डी 1 नवंबर। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1 नवंबर। आप इसके एक्सप्लेनेशन को हमारे पिछले एपिसोड में जाकर के देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की पहली न्यूज को। न्यूज है, टेम्परेचर स्पाइक्स लीड टू चेंज इन EI नीनो लेबलिंग। और ये टॉपिक GS पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। तो हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया कि 2023 से पृथ्वी के औसत तापमान में काफी अचानक वृद्धि हुई है। और ये जो अचानक तेज वृद्धि हुई है उसमें एल नीनो और ला नीना चक्र की काफी अच्छी भूमिका रही है। बढ़ती वैश्विक गर्मी के कारण अब इन चक्रों को मापने और नाम देने के तरीके में भी बदलाव करना पड़ा है। अमेरिकी मौसम एजेंसियों ने ये माना है कि समुद्र का पानी पहले से ज्यादा गर्म हो चुका है और इसलिए अब एल नीनो और ला नीना तय करने के मानक बदलने पड़ रहे हैं। अब समझते हैं कि तापमान अचानक बढ़ा क्यों। तो दरअसल 2023 की शुरुआत से पृथ्वी का औसत मासिक तापमान लंबे समय से चल रही मानव जनित जलवायु परिवर्तन की प्रकृति से भी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और ये बढ़ोतरी जो है वो 2025 तक जारी रही। वैज्ञानिक इसके कई कारण मानते हैं, जिसमें कि तेज वैश्विक ताप वृद्धि, जहाजों से कम सल्फर प्रदूषण जिससे कि बादल कम परावर्तन करते हैं, समुद्र के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट और सौर ऊर्जा में वृद्धि, ये सभी कारण हैं। लेकिन हाल ही में नेचर जियोसाइंस में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया जिसमें कहा गया कि तापमान बढ़ने का मुख्य कारण पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन यानी कि एनर्जी इम्बैलेंस है। इसका मतलब है कि पृथ्वी जितनी ऊर्जा अंतरिक्ष में भेजती है उससे ज्यादा ऊर्जा अपने अंदर रोक रही है। अब एल नीनो और ला नीना भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में होने वाले प्राकृतिक चक्र हैं। एल नीनो में समुद्र का पानी सामान्य से ज्यादा गर्म हो जाता है जिससे कि वैश्विक तापमान बढ़ता है। ला नीना में पानी ठंडा रहता है जिससे कि तापमान वृद्धि थोड़ी धीमी पड़ती है। अब 2020 से 23 तक पृथ्वी पर असामान्य रूप से लंबा ट्रिपल डिप ला नीना चला। अब इस दौरान क्या हुआ कि गर्म पानी समुद्र की गहराई में चला गया और सतह जो है वो अपेक्षाकृत ठंडी रही। अब टोक्यो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक के अनुसार ये स्थिति ऐसी है जैसे बुखार में शरीर ज्यादा गर्मी बाहर निकालता है, लेकिन ला नीना के दौरान पृथ्वी कम ऊर्जा बाहर भेजती है जिससे कि अंदर गर्मी जमा होती रहती है। अध्ययन के मुताबिक हाल के तापमान उछाल में लगभग 75% योगदान मानव जनित जलवायु परिवर्तन और ला नीना से एल नीनो में बदलाव के संयुक्त प्रभाव का है। लगभग 23% प्रभाव केवल इस लंबे ला नीना पैटर्न से जुड़ा है और इसमें से आधे से थोड़ा अधिक हिस्सा कोयला, तेल और गैस जलाने से निकलने वाली गैसों के कारण है। अब समझते हैं कि नामकरण में बदलाव की बात क्यों है। क्योंकि अब महासागर पहले से ज्यादा गर्म है, इसलिए एल नीनो और ला नीना की पहचान करने के पुराने तापमान मानक पूरी तरीके से सटीक नहीं रहे हैं और इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति महासागरीय और वायुमंडलीय प्रशासन को अपने मापदंड बदलने पड़े। अब संभव है कि पहले जिन परिस्थितियों को एल नीनो कहा जाता था उन्हें नए मानकों के तहत अलग श्रेणी में रखा जाए और कुछ स्थितियों को ला नीना माना जाए। पृथ्वी पहले से ही मानव गतिविधियों के कारण गर्म हो रही है, उसके ऊपर लंबे ला नीना के बाद अचानक एल नीनो में बदलाव ने अत्यधिक यानी कि अतिरिक्त गर्मी को सतह पर ला दिया और इसी कारण 2023 के बाद तापमान ने नया रिकॉर्ड स्तर टच कर लिया है। और अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है, लूज कनेक्शन मेड सैटेलाइट मिस ऑर्बिट पैनल। और ये टॉपिक GS पेपर 3 साइंस एंड टेक से संबंधित है। न्यूज को समझ लेंगे। तो हाल ही में इसरो ने उस समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक की जिसने यह जांच की थी कि 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया NVS-02 नेविगेशन उपग्रह अपनी तय कक्षा में क्यों नहीं पहुंच पाया। अब ये उपग्रह GSLV F-15 रॉकेट से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। लॉन्च सफल रहा और उपग्रह को शुरुआती एलिप्टिकल ट्रांसफर कक्षा में स्थापित कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे अंतिम वृत्ताकार कक्षा में ले जाने का प्रयास असफल हो गया। अब जांच समिति ने ये पाया कि जो मेन प्रॉब्लम है वो इंजन की ऑक्सीडाइजर लाइन में एक इंपॉर्टेंट वॉल्व से जुड़ी थी और इस वॉल्व को सक्रिय करने के लिए जो सिग्नल भेजा गया वह उस तक पहुंच ही नहीं पाया और यही वॉल्व इंजन को चालू करता है जिससे उपग्रह अपनी कक्षा को ऊपर उठाकर सही स्थिति में जा सकता है। जब सिग्नल नहीं पहुंचा तो इंजन चालू नहीं हुआ और उपग्रह अपनी
निर्धारित कक्षा में नहीं पहुंच सका। अब समिति ने निष्कर्ष निकाला कि प्राथमिक और बैकअप दोनों विद्युत लाइनों में कम से कम एक कनेक्टर ढीला या खराब हो गया था और इसी ढीले कनेक्शन के कारण सिग्नल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। यानी तकनीक रूप से यह एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की समस्या थी, न कि रॉकेट लॉन्च की विफलता। अब ये मिशन इसलिए भी खास था क्योंकि यह श्रीहरिकोटा से 100वां प्रक्षेपण था। उपग्रह रॉकेट से अलग होने के बाद उसकी सोलर पैनल तैनात थे और पावर सिस्टम सामान्य रूप से काम कर रहे थे। NVS-02 नाविक प्रणाली का हिस्सा था, जो कि भारत की स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है। अब इस पूरी घटना के बाद समिति ने भविष्य के मिशनों के लिए पायरो सिस्टम की विश्वसनीयता और रेडिडेंसी बढ़ाने की सिफारिश की। इसरो के अनुसार इन सिफारिशों को 2 नवंबर 2025 को CMS-03, जिसे कि GSAT-7R भी कहा जाता है, के लॉन्च में लागू किया गया और पायरो सिस्टम ने सफलतापूर्वक काम किया। अब CMS-03 लगभग 4400 किलोग्राम का भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह और ये नौसेना की संचार क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक नई समिति जिसमें के विजय राघवन और एस सोमनाथ जैसे वरिष्ठ वैज्ञानिक शामिल थे, इसरो की PSLV रॉकेट में सामने आ रहे उन्होंने प्रणालीगत मुद्दों की भी जांच की। कुल मिलाकर NVS-02 जो है इसकी समस्या लॉन्च विफलता नहीं थी, बल्कि एक ढीले विद्युत कनेक्शन के कारण इंजन सक्रिय न हो पाने की तकनीकी गड़बड़ी थी। इतना समझने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है US स्लैप्स 126% लेवी ऑन इंडियन सोलर इंपोर्ट्स, और ये टॉपिक है GS पेपर 2 IR और GS पेपर 3 इकोनॉमी से। न्यूज को समझ लेंगे तो अमेरिका ने भारत से आयात किए जाने वाले सौर सेल यानी कि सोलर सेल्स और फोटोवोल्टिक उपकरणों पर लगभग 126% तक का अतिरिक्त शुल्क यानी कि टैरिफ लगा दिया है। अब ये पूरा फैसला अमेरिकी वाणिज्य विभाग की जांच के बाद लिया गया, जिसमें कहा गया कि भारतीय कंपनियां सरकारी सब्सिडी की मदद से सस्ते दाम पर निर्यात कर रही थी, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा था। ये टैरिफ भारत के साथ साथ इंडोनेशिया और लाओस पर भी लगाया गया है। ये कार्रवाई अमेरिकी सौर कंपनियों के एक समूह अलायंस ऑफ अमेरिकन सोलर मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड की शिकायत के बाद शुरू हुई जांच का नतीजा है। जांच में जिन भारतीय कंपनियों का नाम सामने आया उसमें शामिल हैं मुंद्रा सोलर प्राइवेट लिमिटेड, प्रीमियर एनर्जीज फोटोवोल्टिक प्राइवेट लिमिटेड, वॉरी एनर्जीज लिमिटेड और वॉरी सोलर अमेरिकाज। अमेरिकी वाणिज्य विभाग ने भारतीय कंपनियों पर 125.87% तक की प्रारंभिक शुल्क दर तय की है। इंडोनेशिया के लिए 86 से 143% और लाओस के लिए 81% दर तय की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये शुल्क पहले से लागू लगभग 40% टैरिफ की अतिरिक्त है। अब भारत के निर्यात के आंकड़ों को समझ लेते हैं तो अमेरिका भारत के लिए सौर उपकरणों का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। 2022 में भारत ने 232 मेगावाट सौर सेल निर्यात किए। 2023 में बढ़कर 2049 मेगावाट हो गया और 2024 में बढ़कर 2297 मेगावाट तक पहुंच गया। निर्यात आंकड़ों की बात करेंगे तो 2022-23 में लगभग $1 अरब का निर्यात हुआ। 2023-24 में बढ़कर 1.94 यानी कि 1939.92 मिलियन हो गया और अप्रैल-दिसंबर 2025 में यह $954 मिलियन रहा। इतनी तेज वृद्धि के कारण अमेरिकी कंपनियों ने प्रतिस्पर्धा पर असर का मुद्दा उठाया। अब ये फैसला ऐसे समय में आया है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के ढांचे पर सहमति बनी थी, जिसमें कि शुल्क हटाने की बात कही गई थी। अब ये नए शुल्क भारतीय निर्यात को प्रभावित कर सकते हैं और यह अभी प्रारंभिक निर्णय है। अंतिम फैसला जुलाई 2026 में आने की उम्मीद है और इसके अलावा अमेरिका एंटी डंपिंग जांच भी कर रहा है, जिससे आगे और शुल्क लग सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ। PMO मीट्स ऑन CAFE-3 नॉर्म्स। न्यूज क्या, इसे समझ लेते हैं तो प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO ने 2027 से लागू होने वाले कॉर्पोरेट औसत ईंधन क्षमता यानी कि CAFE-3 मानदंडों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की और ये नियम यात्री वाहनों के कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बनाए जा रहे हैं। ये जो पूरी बैठक है इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री शामिल हैं, मौजूद रहेंगे। और अब समझते हैं कि मसौदे में क्या बदलाव किए गए। तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी कि BEE ने CAFE-3 का संशोधित मसौदा उद्योग को भेजा है। अब नए प्रस्ताव में बात क्या कही गई तो 909 किलोग्राम तक वजन और 1200 सीसी से अधिक इंजन वाली कारों को दी गई 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रति किलोमीटर की छूट हटा दी गई है। उत्सर्जन की गणना के लिए स्लोप वैल्यू को बदला गया है। पहले 5 साल के लिए 0.002 का मान प्रस्तावित था और अब पहले साल 0.00153 से शुरू होकर 5वें साल तक 0.000
1 to 8 तक घटेगा। इसका मतलब है कि भारी गाड़ियों के लिए उत्सर्जन सीमा और सख्त होगी, जबकि छोटी कारों को कुछ राहत मिल सकती है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अब केवल पर्यावरण की पहल नहीं है, बल्कि एक औद्योगिक रणनीति भी है। और 10,900 करोड़ की पीएम ई ड्राइव योजना के तहत फरवरी तक 28 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन बिक चुके हैं। इससे साफ है कि सरकार ईवी सेक्टर को तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है। CEFE3 नियम 2027 से लागू होने, लेकिन अभी उन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार, उद्योग और अलग अलग मंत्रालयों के बीच चर्चा जारी है। नए मसौदे में उत्सर्जन मानकों को और सख्त किया गया है, खासकर भारी वाहनों के लिए। और इतना समझने के बाद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगली न्यूज को। न्यूज है SC बैंस टेक्स्ट बुक ऑर्डर सीज्योर ऑफ ऑल कॉपीज। ये टॉपिक GS पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है। न्यूज को समझ लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 8 की एक सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और उसकी सभी प्रतियों यानी कि सभी उसकी कॉपीज डिजिटल और छपी हुई उनको जब्त और सील करने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि किताब में न्यायपालिका को भ्रष्ट संस्था के रूप में दिखाने वाले अंश शामिल थे। अदालत ने इस मामले में अवमानना की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। ये पुस्तक नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT द्वारा फरवरी में प्रकाशित की गई थी, जो कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। सुप्रीम कोर्ट को 3 जजों की पीठ, जिसकी अध्यक्षता सूर्यकांत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि किताब में भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए संदर्भ सिलेक्टिव और एक तरफा हैं। अब अदालत के अनुसार यह सुनियोजित और योजनाबद्ध कदम है, जिससे कि बच्चों के मन में न्यायपालिका के प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों तक इसका असर जाएगा। तो अब समझते हैं कि कोर्ट ने आदेश क्या दिए। जो बुक है उस पर व्यापक और पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सभी भौतिक और डिजिटल प्रतियों को तुरंत जब्त करने का आदेश दिया गया है। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव और NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अवमानना यानी कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई शुरू की गई। कोर्ट ने यह कहा कि जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते कार्रवाई बंद नहीं होगी। और कोर्ट ने कुछ मुख्य टिप्पणियां भी की हैं। तो किताब में न्यायपालिका के गौरवशाली इतिहास और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में उसकी भूमिका का उल्लेख नहीं है। ये सामग्री संस्थागत गरिमा को ठेस पहुंचा सकती है। अगर ये जानबूझकर किया गया है तो ये आपराधिक अवमानना के दायरे में आ सकता है। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि ये जो पूरी कार्रवाई है न्यायपालिका या अन्य सार्वजनिक संस्थानों की वैध आलोचना को दबाने के लिए नहीं है, बल्कि संस्थागत गरिमा की रक्षा के लिए है। और सरल शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट को लगा कि क्लास 8 की NCERT पुस्तकों में न्यायपालिका को गलत और पक्षपाती तरीके से प्रस्तुत किया गया है। इससे बच्चों के मन में पूर्वाग्रह पैदा करने वाले कदम मानते हुए कोर्ट ने किताब पर प्रतिबंध लगाया और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की है। और अब आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज की तरफ। न्यूज है रेलवे मिनिस्टर अनाउंस पोर्टल टू अट्रैक्ट टेक इनोवेशंस। ये आपका GS पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। न्यूज क्या है समझ लेंगे। तो केंद्रीय रेल मंत्री ने रेल प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है। इसका उद्देश्य रेलवे क्षेत्र में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना और स्टार्टअप व नवोन्मेषकों को सीधे जोड़ना है। अब इसके तहत एक समर्पित नवाचार पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां कोई भी स्टार्टअप या इनोवेटर अपने तकनीकी प्रस्ताव ऑनलाइन जमा कर सकेगा। इस नए पोर्टल के जरिए नवोन्मेषक खुलकर अपने तकनीकी आइडिया और समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे। चयनित प्रोजेक्ट को विकास लागत का 50% तक वित्तीय सहयोग दिया जाएगा और यदि कोई स्टार्टअप या नवप्रवर्तक व्यवहारिक तकनीकी समाधान देता है तो रेलवे उसके विकास खर्च का आधा हिस्सा वहन करेगा। जब परियोजना सफल साबित हो जाएगी तो रेलवे उसे बड़े पैमाने पर लागू करने के लिए ऑर्डर देगा। इससे स्टार्टअप्स को बाजार और स्थिर आय दोनों मिल सकेंगे। रेलवे ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान भी की है, जैसे कि AI आधारित घुसपैठ पहचान प्रणाली यानी वन्यजीव टकराव को रोकने के लिए हाथी घुसपैठ पहचान प्रणाली की पहचान की है। कोच में AI आधारित अग्नि पहचान प्रणाली की पहचान की गई। ड्रोन से टूटी रेल की पहचान की जाएगी। रेल तनाव यानी कि रेल स्ट्रेस मॉनिटरिंग सिस्टम, पार्सल वैन के लिए सेंसर आधारित भार गणना, कोचों पर सोलर पैनल लगाना और AI से कोच सफाई की निगरानी शामिल है। अब रेल मंत्रालय स्टार्टअप और नवोन्मेषकों को सीधा मौका देना चाहती है। नया पोर्टल आइडिया से लेकर फंडिंग और बड़े ऑर्डर तक का रास्ता आसान बनाएगा। इससे रेलवे में आधुनिक तकनीक तेजी से अपनाई जा सकेगी और सुरक्षा, दक्षता व पर्यावरण संरक्षण में सुधार होगा। और इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आज की अगली और अंतिम न्यूज को। न्यूज है वाई बुलडोजर थ्रेटन ड्यू प्रोसेस। तो इस न्यूज को हम समझ लेते हैं।
तो हाल के वर्षों में बुलडोजर न्याय शब्द का इस्तेमाल होने लगा है। इसका मतलब ये है कि किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगते ही उसकी संपत्ति, घर या दुकान को प्रशासन के द्वारा गिरा देना। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट यह जांच कर रहा है कि क्या एफआईआर दर्ज होते ही की गई ऐसी तोड़फोड़ संविधान के सिद्धांतों का उल्लंघन है। अब अदालत ने साफ कहा है कि सजा देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है, न कि प्रशासन के पास। संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का एक तय क्रम होता है। पहले आरोप लगता है, उसके बाद जांच की जाती है, सुनवाई होती है, फैसला होती है, फिर सजा दिया जाता है। लेकिन जो बुलडोजर कार्रवाई है, इसमें यह क्रम उलट दिया जाता है। एफआईआर के तुरंत बाद नोटिस जारी होता है और कई बार बिना पर्याप्त सुनवाई के ही घर गिरा दिया जाते हैं। अब हाईकोर्ट ने 5 महत्वपूर्ण सवाल उठाए, जिनमें कि शामिल है क्या यह कार्रवाई अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 यानी कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। अब नगर निगम कानून क्या कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश नगर नियम अधिनियम 1959 और उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 अधिकारियों को अवैध निर्माण हटाने की शक्ति देते हैं, लेकिन यह शक्ति सीमित है। कानून के अनुसार पहले लिखित नोटिस देना होगा, उल्लंघन का कारण बताना होगा, जवाब देने का मौका देना होगा, आपत्तियों पर विचार करना होगा, फिर तर्कसंगत आदेश देना होगा और इसके बाद डिमोलिशन अंतिम उपाय है, न कि तुरंत की जाने वाली दंडात्मक कार्रवाई। अब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी स्पष्ट कहा था कि केवल आरोप लगने के आधार पर किसी की संपत्ति नहीं गिराई जा सकती। अपराध सिद्ध करना न्यायालय का काम है। अगर न्यायपालिका की शक्तियों का उपयोग सजा देने के समान किया जाता है तो यह शक्ति का दुरुपयोग माना जाएगा और शक्तियों के पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत को कमजोर करेगा। अब हाल का मामला हमीरपुर जिले से जुड़ा है, जहां एक परिवार ने अदालत से सुरक्षा मांगी क्योंकि उनके रिश्तेदार पर एफआईआर दर्ज होने के बाद घर गिराने की तैयारी हो रही थी। अब याचिकाकर्ता खुद आरोपी नहीं थे, फिर भी उनकी संपत्ति को निशाना बनाया गया। अब अदालत ने इसे गंभीर चिंता का विषय माना। तो अब समझते हैं कि आखिर ये खतरा क्यों माना जा रहा है। तो बिना सुनवाई की कार्रवाई करना उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है, यानी कि ड्यू प्रोसेस का उल्लंघन है। अब इससे निर्दोष व्यक्ति भी नुकसान झेल सकते हैं, जनता का न्याय प्रणाली पर भरोसा कमजोर हो सकता है, प्रशासन दंड देने वाली संस्था बन जाता है जो संवैधानिक ढांचे के खिलाफ है। अब सरल शब्दों में कहें तो बुलडोजर का इस्तेमाल शहरी नियमन के लिए किया जा सकता है, लेकिन सजा के लिए नहीं। अगर आरोप लगते ही घर गिरा दिया जाए तो वह न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करना है। अदालतें अब ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि प्रशासन कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करे, ताकि संविधान की अक्षर और भावना दोनों सुरक्षित रह सके। तो ये थी आज की हमारी सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इससे संबंधित एक अभ्यास प्रश्न को। प्रश्न है, अमेरिका ने भारत से आयातित सौर सेल या फोटोवोल्टिक उत्पादों पर कितने प्रतिशत का शुल्क लगाया है? ए 40%, बी 86%, सी 100% या डी 126%। और इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और जरूरी खबरों के साथ। और आप इस प्रोग्राम की पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट टाइम्स हिंदी से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।